नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करेंगे भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। पीसीएस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जितने सारे पीसीएस एग्ज़ाम हुए हैं उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और ये भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग सामान्य परिचय के साथ स्टार्ट करेंगे, है ना, उसका। और आने वाला एग्ज़ाम जो बिहार में पीसीएस एग्ज़ाम होंगे 17 पीसीएस, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ये क्या होंगे, हेल्पफुल होने वाले हैं। और स्टेट एग्ज़ाम, बिहार में जो स्टेट एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय के साथ। पहले इसका देख लीजिए क्षेत्रफल। बोला जा रहा है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है ना। ये सभी को पता है कि भारत है जो एशिया महाद्वीप द्वीप में अवस्थित है। एक दक्षिणी एशियाई देश है। एक क्या है, जो दक्षिणी एशियाई देश है, ठीक है। सेकंड में क्या है कि अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। हिंद महासागर के कहाँ पे? हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। इसके अलावा, है ना, हिंद महासागर है ना, तो उसके कहाँ पे? उत्तर में अवस्थित है। हिंद महासागर जो हम लोग नीचे में देखते हैं, तमिलनाडु के बाद कन्याकुमारी, है ना, जो आते हैं उसके भारत है जो कहाँ पे? हिंद महासागर के यहाँ पे हिंद महासागर है। इसके उत्तर में स्थित है ये वाला भाग हिंद महासागर का, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत की उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय की बात करें तो ये उत्तरी में, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा देखिए, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। फर्स्ट नंबर में आते हैं रूस, दूसरा में कनाडा, तीसरा में अमेरिका, उसके बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन से आते हैं? भारत। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन से आ जाएंगे? अपना देश भारत। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के सबसे बड़ा देश, है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है। अभी तो फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं, है ना। 2023 में 2023-24 के आंकड़े के अनुसार ये क्या है? ये फर्स्ट नंबर पे भारत है जनसंख्या की दृष्टि से। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों को एक साथ कर दिया है। दादर नगर हवेली, दमन और दीव, इस दोनों को क्या कर दिया गया? एक साथ कर दिया गया, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश, है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया, है ना। अभी बोले ना, ये दोनों को क्या कर दिया? एक साथ कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को। इससे पूर्व में निर्मित केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख है। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। हाँ, जम्मू कश्मीर के बाद हुआ था। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर,
जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है ना, 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की बात करें तो कितना निवास कर रही है, लगभग ये हो जाएंगे 17.5 है ना, 17.5%, 17.5%। 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण है ना, यानी उधर इधर से इधर की ओर, उत्तर से दक्षिण कितना है, 32 ये क्या हो जाएगा, 32-14 है ना। उसके बाद आते हैं पूरब से पश्चिम, अगर इधर से इधर जाएंगे तो इसका विस्तार कितना है, ये हो जाएगा 29-33 है ना, 29-33। ठीक है, यहाँ तक सभी को पता होंगे लगभग। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है कि है ना, मैप के सहारा से देख सकते हैं। क्षेत्रफल संसार के 10 बड़े क्षेत्रफल देश के अनुसार फर्स्ट नंबर में रूस आ जाते हैं, सेकंड नंबर में कनाडा, यहाँ पे देखिए है ना, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद थर्ड में देखिए कहाँ पे है, ये आ जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यहाँ पे थर्ड में। फोर में बात करें तो चाइना, 5 में ब्राज़ील है ना, यहाँ पे छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया नीचे में, और सातवां नंबर पे यहाँ पे इंडिया देखिए छोटा सा है ना, इंडिया यहाँ पे है ना छोटा सा, ये देखिए इंडिया है छोटा सा 7वें नंबर पे। बोला जा रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र कितना है, 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। इसमें भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, जिसमें गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है 78,114 वर्ग किलोमीटर, और 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला वर्ग 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है ना। चीन को कब्जे वाला जो क्षेत्र है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्या क्षेत्र शामिल है, जिसमें 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार गांवों की संख्या कितनी है, लगभग 6,40,932 है ना, 6,40,932 गाँव में है 2011 के जनगणना के अनुसार। गैर कानूनी ढंग से 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, और जिसमें पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया है 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। इसके बाद गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला क्षेत्र है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे है ना। क्वेश्चन क्या है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। बोला जा रहा है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो इसके बाद संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है ना, ये तो सही नहीं है पहला। दूसरा ठीक है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में काटती है, ये भी सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बात है जो पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। चौथा तो इसका देखिए
ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सिर्फ 2 और 3 है सही है, बाकी सही नहीं है। भारत है जो 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। भारत कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में काटती है या बांटती है, ये ठीक है। यानी थर्ड, सेकंड और थर्ड क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे इसका डिटेल्स। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ना कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस पर कथन 1 और 4 गलत हो जाएंगे। कथन 2 और 3 है जो सही है, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत में सही है। उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए, है ना। तो इसका देख लीजिए, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है ना, ये गलत हो जाएंगे। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, अभी हम लोग पढ़े, ये सही है ना। जो क्या है, अधिकृत किए हुए समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है ना, ये भी गलत है। उसके बाद 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही हो जाएंगे। यानी हम लोग का 2 और 4 हो रहा है जो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 है जो सही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा। 2 और 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। 2 और 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो सही हो जाए। चलिए इसका एक बार फिर से हम लोग डिटेल्स देखते हैं। इसका क्या बोला जा रहा है कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, उसके साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो उसके सहित अक्षांशीय विस्तार कितना है, अभी हम लोग पढ़े थे 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, कि क्या है, उत्तरी अक्षांश के मध्य में। जबकि उष्णकटिबंधीय विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। 23 डिग्री 30 मिनट है जो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है, ठीक है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत हुए है, जिसमें 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अतः 2 और 4 हो जाएंगे जो सही हो जाएंगे, है ना। इसमें क्या हो जाए, 2 और 4 है जो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, अभी हम लोग पढ़े थे 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। भारतवर्ष का आकार विश्व में कौन सा है, तो ये वही क्वेश्चन है, रिपीट है, 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से 2.4%, परंतु
परंतु क्या बोला जा रहा है कि संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या निवास करती है, ये नहीं होंगे, है ना। उसके बाद देखिए संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या निवास करती है, ये सही है। विश्व का संपूर्ण जनसंख्या जो 17% निवास करती है भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार, ये क्या का है 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इससे पहले भारत क्षेत्रफल में कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार दिया गया जनसंख्या निवास कर रही है ना। विश्व में क्या कर रही है, निवास कर रही है पूरे विश्व में। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे लगभग ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे लगभग 6,40,000 है ना, कुछ थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए लगभग बी हो जाएंगे। इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है ना, यानी 6,40,000 बोलें तो इनमें से कोई नहीं, 6,40,000 बोलें तो इनमें से कोई नहीं, यानी 6,40,000 कितने गांव में थे, 6,40,932 गांव में, 6,40,932 गांव में है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही भारत में कुल क्षेत्रफल लगभग इतना मिलियन वर्ग किलोमीटर में, ये ठीक है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट, अच्छा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। रेखांकीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ये कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश के बलांगू, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के बलांगू में, और इन्हें गुजरात में आ जाएंगे, है ना, गुजरात में। उसके बाद आप भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो ये गलत है। अभी कितने हैं, 28 राज्य है, 8 और यूटी है ना, यूनियन टेरेटरी। 28 राज्य और 8 यूटी है, तो ये गलत हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देखिए यहाँ पे उत्तर उत्तर ही होना चाहिए, यहाँ भी उत्तर है, यहाँ भी उत्तर है। अगर अक्षांशीय विस्तार बोले तो उत्तर दोनों तरफ होना चाहिए, है ना, यानी कि एक तरफ उत्तर एक तरफ दक्षिण नहीं आना चाहिए। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर ही होगा यहाँ पे। अगर देशांतरीय में बात करें तो दोनों में पूरब है। देखिए यहाँ पे पूरब, यहाँ पे पूरब, यानी उत्तर उत्तर और पूरब पूरब होंगे। तो याद रखने का तरीका, देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब से पूरब। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन और दीप है ना, ये दोनों एक साथ है, दादर और नागर हवेली, दमन और दीप, ये दोनों एक साथ को मिलाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये ठीक है। उसके बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है ना, तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है।
सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है ना, तो ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है जो गलत, यानी सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व में 7वां बड़ा राज्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात 20 में दूसरा राष्ट्र है, जिसकी इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग बोलें तो 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। यहाँ पे लिखते हैं 15,106.7 किलोमीटर। मेन रूप से कितना लिखते हैं 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत है जो विस्तृत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएंगे, देखिए पहला तो क्या है कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से, 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण, 37 मिनट 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से लेके 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। इसके बाद 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से लेके 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से लेके इसका क्या हो जाएंगे 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर, है ना। हम लोग यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे। देखिए इसमें उत्तर कहाँ पे दिया गया है? सिर्फ उत्तर है दक्षिण है, यहाँ पे उत्तर और उत्तर दोनों के बीच दिया गया है, तो इसका सही उत्तर ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे। इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है कि भारत मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसको भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है? इसको विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश है जो निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो सिक्किम कहाँ पे? भारत के यहाँ पे इस टाइप से भारत है ना। तो सिक्किम यहाँ पे ये वाला सिक्किम है, ये वाला कौन सा है? सिक्किम यहाँ पे दिखाई देता है। तो किस एक से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे राजस्थान से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? राजस्थान। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह क्या है? तो उसको बोलते हैं जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी रेखा जैसलमेर से होकर क्या करती है? गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से होकर क्या करती है? गुजरती है। जोधपुर ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान। नागौर भी राजस्थान में। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। धौलपुर है, सॉरी धौला, ये क्या है? धौलपुर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे बिहार झारखंड, है ना। बिहार से अभी छोड़ दीजिए, अभी कहाँ पे? इस झारखंड से होकर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका हो जाएंगे कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य हो जाएंगे 8 है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और
मिजोरम है ना, मिजोरम हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तभी गुजरात हो जाएंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश सभी को हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए गुजरात 1, 2 और 4, है ना। उत्तर प्रदेश से नहीं होंगे, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं होंगे। कर्क रेखा है जो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी, सॉरी, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से सभी से। ठीक है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 8। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से होकर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका क्या हो जाएंगे, मणिपुर से। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो सबसे निकटतम दूरी पे कौन सा हो जाएंगे, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात, है ना। गांधीनगर कहाँ पे है, गुजरात के राजधानी, हाँ ना। एक ही राजधानी है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है? तो गांधीनगर गुजरात के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए विकल्प में भारतीय नगरों का अक्षांशीय स्थिति का निम्नलिखित क्या है? तो अगरतला से लगभग कितना अक्षांश है, 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर। और उज्जैन से 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर से होकर। इसमें अंतर की स्थिति बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट से कितना, तो ये 20 मिनट का होगा, इसमें -20 का, इसमें प्लस प्लस क्या लिखेंगे, +11 का, फिर इसमें प्लस जोड़ दीजिए तो प्लस 30 ये हो जाएंगे, है ना। ये वाला इसके हिसाब से 23 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से, तो +19 का, इसमें +21 का। दूरी के अनुसार उपयुक्त कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक क्या है, निकट है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे कोलकाता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली है जो 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर में है। कोलकाता है जो 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है। उसके बाद जोधपुर है जो 26 डिग्री 0 मिनट पे आ रहा है, से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर में है जोधपुर। इसके बाद नागपुर है जो 21 डिग्री 9 मिनट उत्तर में है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वास्तविक अक्षांश है जो विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है ना। इसका 23 डिग्री कितना, 30 मिनट। अतः उपयुक्त कर्क रेखा के निकट नगर की बात करें तो सबसे नज़दीक हो जाएंगे कोलकाता। सबसे नज़दीक नगर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांट या विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, है ना।
23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, अतः इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो राज्य की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे मणिपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मणिपुर, है ना, मणिपुर हो जाएंगे। बाकी तो सब कर्क रेखा के क्या है, दक्षिण में स्थित है। मिजोरम यहाँ पे है, उसके बाद झारखंड यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, झारखंड इस टाइप में, झारखंड यहाँ पे झारखंड आ जाते हैं। उसके बाद मिजोरम, मणिपुर यहाँ पे आ जाते हैं। मणिपुर यहाँ पे है भारत के। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में निम्न स्थानों पर कहाँ पे दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? दिल्ली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? दिल्ली में, है ना, दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। दिनों की अवधि क्या होती है? बढ़ती है। जैसे 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह के कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। अतः दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है। यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। यहाँ क्या होगी? दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे जबलपुर, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? जबलपुर। इसका देख लीजिए, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में स्थित है। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट। उसके बाद उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट। वाराणसी 25 डिग्री, है ना, 25 डिग्री 18 मिनट हो जाएंगे। 25 डिग्री 18 मिनट हो जाएंगे। तो सबसे नज़दीक है जो कितना, किसके नज़दीक होना चाहिए? 23 डिग्री 30 मिनट के नज़दीक। 23 डिग्री 30 मिनट के नज़दीक होना चाहिए, है ना। उपयुक्त शहरों के अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा सर्वाधिक निकट शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। ठीक है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सा रेखा दो बार पार करती है? निम्नलिखित में से भारत की नदियों में है जो कौन सा नदी को कर्क रेखा 2 बार पार करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे माही नदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? माही नदी, है ना। यह मध्य प्रदेश, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ पे? राजस्थान गुजरात और खंबात की खाड़ी में होते हुए गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय मानक समय के यमनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह कितना बज रहा है? 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थितियों की जिस यमनोत्तर पर है वह है क्या है? तो सुबह कितने बज रहे हैं? इसका 6 बज रहे हैं, है ना, सुबह 6 बज रहे हैं। तो इसका सही उत्तर के हिसाब से देखें तो 172 डिग्री 30 मिनट पूरब है। 172 डिग्री 30 मिनट कितने आ रहे हैं? पूरब हो रहा है। इसका कितना आ रहा है? 6 घंटे के अंतराल है ना। सुबह में बज रहा है तो 6 घंटे का अंतराल है। तो इसमें आ रहा है, जैसे इसका होता है कि 15 डिग्री इंटू 6 घंटा, है ना। 1 घंटा में कितने डिग्री होते हैं? 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पर लिखा 1 घंटा में 15 डिग्री, इसलिए 6 घंटा में कितने हो जाएंगे? अगर 6 घंटा की बात करते हैं तो यहाँ गुना कर दीजिए 90 डिग्री, है ना।
घंटे में कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो भारत है जो 82.5 डिग्री यमुनोत्तर पर स्थित है, तो वह स्थान कितना हो जाएंगे? 82.5 और प्लस 90 डिग्री। 82.5 प्लस 90 तो हो जाएंगे 172 डिग्री। इसका इसका क्या आ जाएंगे? 172 डिग्री। 172 डिग्री कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग या बलांगू है ना, बलांगू के समय में कितने घंटा का अंतराल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे का। ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे का। गुजरात अरुणाचल प्रदेश के कौन सा गांव है? बलांगू। और गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव गौर माता या गौर माता है ना, गौर माता सबसे पश्चिमी स्थान है, या गौहर माता भी बोलते हैं इसको। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर एवं भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बाड़ोदरा पुणे अक्षांश के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर सी, कि औरंगाबाद का अक्षांश है जो बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण में स्थित है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में क्या है? अधिक दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST के देशांतर के निकट है? सबसे निकटतम शहर, तो इसका हो जाएगा रीवा है ना, रीवा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? तो इसका हो जाएगा रीवा। रीवा कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में। रीवा की बात करें तो 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट में स्थित है। बाकी देखिए सब 78 है, 75 और 76 है ना। आप लोग इस बार देख लीजिएगा सबसे नज़दीक कौन हो जाएंगे? 82 डिग्री के नज़दीक। अगला देखिए, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व के देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? 92 डिग्री देशांतर पर स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी है एवं भारत के मानक समय इसको क्या करना है? 92 डिग्री में से 82 डिग्री को घटाना है, तो 9 डिग्री इसका क्या आ जाएंगे? 9.5 डिग्री देशांतर, यानी 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट का। एक देशांतर में कितना मिनट होता है? अंतर होता है 4 मिनट का। इसलिए कितना है? 9.5 डिग्री है ना, 9.5 डिग्री यानी हो जाएंगे लगभग 38 मिनट का अंतर हो जाएंगे, 38 मिनट का अंतर। तो सुबह का 10 बज रहे, सुबह का कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, तो 38 मिनट के बाद कितना हो जाएंगे? 10:38। ठीक है, यहाँ से इसको निकाल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन पे चलिए। यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर माध्यम है तो 120 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? इसी टाइप से अभी हम लोग निकालें, इसको भी ऐसे ही निकालेंगे। कितना आ रहा है? 120 डिग्री। इसको माइनस कितना करना है? 82.5 डिग्री है ना, 82 डिग्री 30 मिनट, तो इसका आ जाएंगे 37 डिग्री 30 मिनट आ रहा है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए कितना डिग्री से देशांतर है? 37.5 डिग्री।
तो 137 में इसको गुना कर देंगे तो लगभग आ जाएंगे 150 मिनट। कितना आ रहा है इसको, 150 मिनट आ रहे हैं, अर्थात 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट का समय है। चूँकि भारतीय मानक समय मध्याह्न 12 बजे से है, इसलिए 182 डिग्री पूर्व देशांतर कितना लिखेंगे, 12 बजे 12 प्लस 2.5 घंटा, यानी कितना हो जाएंगे 2, है ना, 2:30। इसका क्या हो जाएंगे, 2:30 हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ये कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यमुनोत्तर है जो रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय देशांतर की 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री की बात करें तो इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के प्रयागराज जिसको बोलते हैं, वर्तमान में इनका नाम क्या हो गया है, इलाहाबाद का प्रयागराज, है ना। तो इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा कहलाती है। तो इसका हो जाएंगे प्रामाणिक 82.5 डिग्री पूर्वी, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। तभी हम लोग पढ़े थे इलाहाबाद के नैनी से होगा, इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री पूरब, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच का माध्य समय GMT में अंतर कितना है। तो ये सभी का पता है कितना घंटा का अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है। कितने घंटा का है, तो 5.5 घंटे का अंतर है ना। ठीक है, विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे, 5.5 घंटा का अंतर। अगला क्वेश्चन पे बढ़िए, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है ना सूर्योदय, मतलब सुबह का समय सूर्य उगता है, तो कांडला में कितने बजे हो जाएंगे, तो लगभग 2 घंटे के अंतर है, तो 7 बजे हो जाएंगे, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 7। देखिए होंगे ऑप्शन नंबर C, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 7 बजे प्रातः। बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तीरप 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला में 70 डिग्री कितने मिनट, 70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय देशांतर स्थित है। तो अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर है। तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है और कांडला में सूर्योदय 7 बजे क्या होंगे, सुबह होंगे, है ना, 7 बजे सुबह होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पे स्थित है। तो इसका हो जाएंगे बेंगलुरु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, तो ये हो जाएंगे बेंगलुरु।
भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु साउथर्न पॉइंट कौन सा हो जाएंगे? तो हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इंदिरा पॉइंट। सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु तो हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट, है ना। भारत का उत्तरी बिंदु की बात करें तो क्या हो जाएंगे? इंदिरा कौल, है ना। उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल, है ना। चलिए देखते हैं। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। यह है जो ग्रेट निकोबार और ये बड़ा निकोबार द्वीप में क्या है? स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएंगे बड़ा निकोबार में। अभी हम लोग पढ़े तो क्या हो जाएंगे? बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन पर चलिए। भारत का सुदूर दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो हो जाएंगे बड़ा निकोबार में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? बड़ा निकोबार में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य में इंगित करता है? सबसे पूर्व की राज्य और सबसे पश्चिम की राज्य। तभी हम लोग पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश पूर्व और पश्चिम हो जाएंगे जो गुजरात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसका, ये भारत के राज्यों सर्वाधिक पूर्वी राज्य हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम गुजरात हो जाएंगे। अगला क्या बोल रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु पूछा जा रहा है। तो पश्चिम बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। 67 डिग्री 7 मिनट पूरब किस में हो जाएंगे? गुजरात में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, गौहर माता के नाम से जहाँ पे जानते हैं हम लोग उस बिंदु के नाम को, है ना। भारत के मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिम बिंदु 23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती या गुहार माता, है ना। गुहार मोती गुजरात में स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्वी ओर अवस्थित है? तो सबसे पूरब की बात करें तो इसका हो जाएंगे लखनऊ। सबसे पूरब में स्थित है तो हो जाएंगे लखनऊ, है ना। उपयुक्त भारतीय नगरों जिलों की अवस्थिति उनके देशांतीय विस्तार से स्पष्ट हो जाती है कि सबसे क्या है? पूरब में। हैदराबाद कहाँ पे है? ये 68 डिग्री से लेके 23 मिनट 68 डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्वी देशांतर में है। इसके बाद भोपाल आते हैं 77 में, फिर लखनऊ 80 डिग्री, बेंगलुरु 77 डिग्री, है ना, से 19 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट हो जाएंगे बेंगलुरु। उपयुक्त सभी नगरों पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है, अतः जिस नगर का देशांतीय मान सबसे अधिक है वह सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्वी ओर अवस्थित नगर कौन सा हो जाएंगे? लखनऊ, है ना। सबसे पूर्वी ओर अवस्थित नगर हो जाएंगे जो लखनऊ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना? विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से अलग है। असम है जो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से अलग है, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है ना। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा है, तो ये तो सही है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा है, ये भी सही है। भूटान है जो असम की सीमाओं और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है, हाँ, तो ये भी लगा। इसका देख लीजिए, इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी तीनों सही है ना। इसका तीनों हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1 2 3, यानी असम की भी सीमाएं भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए।
देख लीजिए, इसको मैप के सहारे से हम लोग इसको देख सकते हैं। मैप के सहारे से हम लोग देख लेते हैं भूटान की सीमा किस किस राज्य से लगा हुआ है। तो भूटान की सीमा है, पहला ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, इधर हो जाएंगे सिक्किम, है ना, यहाँ पे सिक्किम है। इसके बाद असम से लगा हुआ है। इसके बाद किससे लगा हुआ है, तो असम से भी लगा हुआ है ना। इसके बाद आ जाइए असम के बाद ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इससे भी, पश्चिम बंगाल से नहीं, पश्चिम बंगाल से सीमा ये लगा हुआ नहीं है। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, असम से लग जाएंगे, सिक्किम से लग जाएंगे। ठीक है, इसकी सीमा सीमा है जो। इसके बाद बांग्लादेश की सीमा देख लीजिए। बांग्लादेश की सीमा किसके किसके साथ लगा हुआ है, तो शिलोंग, मेघालय, अगरतला, त्रिपुरा से। इसके बाद मिजोरम से भी लगा हुआ है ना, और असम से भी लगा हुआ है। फिर इसके बाद इधर पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है। ठीक है, म्यांमार की सीमाएं किसके किसके साथ है, मिजोरम, मणिपुर के साथ भी लगा हुआ है। मिजोरम, मणिपुर, इसके बाद नागालैंड से। ठीक है, निम्न राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, मणिपुर। तो बांग्लादेश की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, तो मणिपुर के साथ नहीं लगती है ना। मणिपुर कहाँ के, यहाँ पे। बाकी देखिए मणिपुर है जो मेघालय से लगती है ना। ये किसके साथ लग रही है, मेघालय। तो इसके साथ लग रही है, देखिए मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ, असम के साथ भी लग रहा है, असम के साथ भी लग रहा है। इसमें साथ मणिपुर के साथ नहीं लग रहा है ना, मिजोरम के साथ भी लग रहा है, त्रिपुरा के साथ भी लग रहा है, अगरतला इसकी राजधानी है। मेघालय के साथ, है ना, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, इसके साथ भी लग रहा है। तो ये भी हो जाएंगे। तो ये तीनों के साथ लग रहे हैं ना। उसके साथ साथ और देख लीजिए, असम के साथ भी लग रहा है ना, बांग्लादेश की सीमाएं असम के साथ भी लग रहे हैं। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने में भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, लगभग 2216.7 किलोमीटर। असम से भी लग रहा है 263 किलोमीटर। मेघालय से 463 किलोमीटर, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, मिजोरम से 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। तो कितने राज्य हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच राज्य से साथ क्या हो रही है, बांग्लादेश की सीमाएं लग रही है ना। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं लगाती। तभी हम लोग पढ़े थे 5 राज्य, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो जाएंगे जो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो अभी आप लोग बता सकते हैं इसको, बांग्लादेश की सीमा से भारत के लगे राज्य, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के राष्ट्र से नहीं लगती है। तो भूटान के साथ लगने वाला राज्य देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ लगती है। सिक्किम हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद साथ साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अभी हम लोग पढ़े थे मैप में, भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, ये वाला साथ किसके साथ लग रहा है, तो हो जाएंगे भूटान के सीमा के साथ। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, है ना। कितने राज्य हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4 राज्य, 3 और 4 राज्य है जो। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है, सर्वाधिक असम के साथ लगती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है 217, पश्चिम बंगाल 118 और सिक्किम में 22 किलोमीटर, है ना। पश्चिम बंगाल यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल थोड़ा सा सट रहा होगा भूटान से,
कहीं पे। पश्चिम बंगाल की सीमा थोड़ा सा भूटान से सट रहा है, ए वाला सीमा है जो ये पश्चिम बंगाल, ए वाला है ना, ए वाला सीमा है जो भूटान के साथ लग रही है। ठीक है, अगला देखिए, बोला था कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगते हैं, तभी हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो कि नीचे 1, 2, 3 पर सूचीबद्ध है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे क्या थे? सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी का जल बंटवारा। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3। ए का 2 हो जाएंगे, क्या दिया है, मुद्दों को मानचित्र चिन्हित करें, ए बी सी। अच्छा, इससे चिन्हित करें, यानी ए कहाँ पे हो जाएंगे? सैन्य दलों का विनियोजन, ए का 2, यानी सीमा विवाद का, यहाँ पे हो जाएंगे सीमा विवाद का निपटारा। उसके बाद बी का 1, यानी बी यहाँ पे इसका हो जाएंगे सैन्य दलों के विनियोजन। ठीक है, बी में। और सी में हो जाएंगे नदी जल का बंटवारा। सी में हो जाएंगे नदी जल का बंटवारा। ठीक है, सी का 3 है ना, सी का 3। नवंबर 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सर क्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और बुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था, है ना। इसलिए सिंधु क्षेत्र का ये प्रदर्शित कर रहा है। सी है जो सिंधु क्षेत्र को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। बी है जो नियंत्रण रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, और ए है जो सर्क्रिक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, थोड़ा बड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका हो जाएंगे, म्यांमार से कितनी राज्य स्पर्श कर रही है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितने राज्य हो जाएंगे? ऐसे 4 राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, 520 किलोमीटर। उसके बाद नागालैंड 215 किलोमीटर। मणिपुर हो जाएंगे 398 किलोमीटर। मिजोरम की बात करें तो 510 किलोमीटर। यानी अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लग रहा है? तो म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लग रहा है? तो मिजोरम का, है ना। इसका मैप देख लीजिए एक बार और। मिजोरम का सीमा सबसे ज़्यादा लग रहा है ये म्यांमार के साथ 510। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रहा है कितने? ये हो जाएंगे 520 किलोमीटर। ठीक है, तो मणिपुर और नागालैंड की सीमाएं लग रही है। मणिपुर का 398 और नागालैंड की 215 किलोमीटर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो आसाम की सीमा नहीं होंगे, है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाती है पाकिस्तान के साथ? तो पहला पंजाब हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, है ना।
ये तो सही है। और देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, गुजरात छूट गया, तो ये नहीं होंगे। पहला पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका सही उत्तर, है ना। पाकिस्तान के साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बना रही है। बोला जा रहा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के युग्म है। कौन कौन से राज्य नेपाल के पड़ोसी है? तो इसका असम और बिहार, सिक्किम और भूटान, तो भूटान तो राज्य नहीं है, सिक्किम और बिहार ये तो हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के साथ सिक्किम और बिहार राज्य युग्म बनाते हैं, जो नेपाल की सीमा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य है। उसके अलावा भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल है, जो क्या करता है, नेपाल की सीमा को स्पष्ट करती है। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य। नेपाल के साथ कितने राज्य हैं सीमा बनाती है? तो 5 राज्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा हो जाएंगे? तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस देश के भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय से सीमा हो जाएंगे? बांग्लादेश। लगभग कितने? 4000 हो जाएंगे, 4096 हो जाएंगे, लगभग 4096, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगाती है। इसकी लंबाई देखिए यहाँ दिया हुआ 4096.7 किलोमीटर। वही सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर है? 106 किलोमीटर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोला जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे रेड क्लिफ रेखा, है ना। रेड क्लिफ रेखा, डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान हो जाएंगे। मैक मोहन रेखा हो जाएंगे भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। डुरांड रेड लाइन हो जाएंगे भारत और अफगानिस्तान। डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरांड लाइन की सीमा निर्धारित किए गए थे 1893 में कर्नल मोर्टिमर डुरांड द्वारा। ये अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के एक उदाहरण है, तो इसका हो जाएंगे अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा यानी मध्य सीमा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा समझौता साझा किया था। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है? तभी हम लोग पढ़े थे भारत और चीन के बीच। इसका क्या हो जाएंगे? भारत और चीन के बीच हो जाएंगे। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, तो अभी हम लोग पढ़े मैकमोहन रेखा, है ना। इसका निर्धारण कब की गई थी? तो 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन
कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन, तभी हम लोग पढ़े थे मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा, ये तो एक ही क्वेश्चन बार बार है, भारत और चीन के बीच, है ना। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो हो जाएगा पाक जग डमरू मध्य के द्वारा भारत है जो श्रीलंका से अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों को क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलाती है? तो हो जाएगा मेघालय की सीमाएं। नेपाल के साथ भी लग रहा है, भूटान के साथ भी और चीन के साथ भी लग रहा है। मेघालय की सीमा है जो तीन देशों के साथ मिलती है ना। मानचित्र के अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देशों को क्रमशः, इसमें एक मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएंगे सिक्किम, सॉरी, है ना, सिक्किम के साथ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सिक्किम के साथ तीन देशों का सीमाएं लगती है। नेपाल के साथ भी लग रहा है ना, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम जो भारत का इस टाइप, एक मिनट, भारत का यहाँ पे नक्शा दिया है, तो यहाँ पे सिक्किम है, तो ये भूटान के साथ भी लग रहा है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे चाइना है, उसके बाद एक क्या है, म्यांमार के साथ, सॉरी नेपाल के साथ, इसके बगल में क्या है, नेपाल है। तो ये तीन देशों के साथ सिक्किम की सीमाएं स्पष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तभी हम लोग पढ़े थे सिक्किम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसमें नहीं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है। तो सिक्किम के अलावा बात करें तो इसका हो जाएगा त्रिपुरा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य पूर्णतः उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। त्रिपुरा है जो तीनों तरफ से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ। इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वही पश्चिम बंगाल केवल उत्तरी क्षेत्र से तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं। ठीक है, बोला भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम। तो इसका हो जाएंगे सबसे ज़्यादा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। क्या बोल रहा है कि आरोही क्रम में, है ना। सबसे ज़्यादा किसके साथ? नेपाल के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर चीन के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ सबसे कम। बांग्लादेश की सीमा है सबसे ज़्यादा, है ना। आरोही क्रम लिखा था, यानी सबसे ज़्यादा मतलब घटते से बढ़ते। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, फिर चीन के साथ है 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1791, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 1699, सॉरी 699। भूटान के साथ कितने सीमा लग रहे हैं? 699। अफगानिस्तान के साथ 106। कुल की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है।